चलें शुरू करें। निकालो कॉपी। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक बात समझो। आज हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग एक बार दोबारा समझेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। ठीक। दूसरी चीज हम एक फैक्ट तुमको बता रहे हैं। तुम लोग को जब पीछे हम लोग ने क्लासेस करी तो तुमने एक डेटा देखा कि हमारे पास जितना भी पानी अवेलेबल है, चाहे वो रिवर्स के फॉर्म में हो, हमारे पास 2 सोर्स में पानी अवेलेबल है, पहला रिवर्स, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। तुमने डेटा को ये जाना कि जो 90% ऑफ सरफेस वाटर है और जो 90% अंडरग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन में ही खर्च हो जाता है। इट मींस अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है जमीन पे तो उसका 90 लीटर पानी कहाँ पे खर्च हो रहा है? इरिगेशन में। और अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है जमीन के नीचे तो 90 लीटर पानी कहाँ पे खर्च हो रहा है? इरिगेशन। तो इट मींस इरिगेशन कुछ बढ़िया चीज तो है, क्योंकि इस पे हमारे पास जितना पानी अवेलेबल है उसका 90% वाटर वहां जा रहा है। तो सबसे पहली बात आज फिर से डिटेल में समझना है कि इरिगेशन क्या होता है। ठीक। दूसरी बात हमको ये जाननी है कि इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि 90% पानी वहां पे खर्च हो रहा है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वो ये है कि इरिगेशन करते कैसे हैं। इरिगेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक खेत है, ठीक, और इस पे हमने जाके फसल लगाई है और इन फसलों को जब हम पानी देंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इरिगेशन। हिंदी में तुमने एक शब्द सुना होगा, उस शब्द को कहते हैं सिंचाई। सुना है? सिंचाई का ही इंग्लिश में मतलब है इरिगेशन। समझ में आ गया? हमारे पास एक खेत है, उस पे हमने कुछ फसलें लगाई हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो फसलें बढ़ें और अनाज में बदल जाएं तो हमें उस खेत को पानी देना पड़ेगा और उस पानी देने के प्रोसेस को ही हम इरिगेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि इरिगेशन क्या है? बेसिकली देखो सिंपल सी डेफिनेशन पे लिखी हुई है, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक ठीक। दूसरी बात क्या है? अब तुम लोगों से एक सवाल है, मान लेते हैं बारिश हुई और खेतों को पानी मिला तो क्या ये इरिगेशन है? नहीं। इरिगेशन 2 टाइप का है, एक है नेचुरल इरिगेशन, एक है मैन मेड इरिगेशन। जब बारिश होती है और बारिश के थ्रू जब खेतों को पानी मिलता है तो हम उसे इरिगेशन नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं, यहां लिखा नहीं है, हम उसे कहते हैं नेचुरल वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन का मतलब होता है जब इंसान पानी देगा तब हम इरिगेशन वर्ड का यूज करेंगे। जब नेचर अपने आप खेतों को पानी देगा तब हम इरिगेशन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तब हम कहेंगे इट इज नेचुरल वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। समझ में आ गया? बात समझ में आई? इरिगेशन बरसात से सिंचाई होना, जो बरसात से खेत गीले हो रहे हैं, बरसात के थ्रू जो खेतों में पानी पहुंच रहा है वो इरिगेशन नहीं है। ठीक। इरिगेशन जब हम पाइप लगा के उस खेतों में पानी दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इरिगेशन। अब सवाल ये आता है कि इरिगेशन होता कैसे और इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तुमने देखा होगा कि बहुत सारे खेतों में, अब इरिगेशन का मतलब ये है नहीं कि तुमने टंकी से पानी भरा और ऐसे डाल दिया जाके खेत में, ये इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन बहुत तरीके से होता है। जैसे कि तुमने कुछ खेतों में देखा होगा ट्यूबवेल लगे होते हैं। ठीक। ट्यूबवेल का मतलब होता है जमीन के अंदर वो बोरिंग करते हैं, वहां से पानी बाहर आता है, उसमें पाइप लगाते हैं, फिर खेतों में पानी भेजते हैं। तो ये एक तरीका है इरिगेशन करने का। एक चीज तुमने सुनी है, नहर, शब्द सुना है? रिवर, नहर, रिवर। ठीक। नहर कह लो या नहर को कैनाल भी कहते हैं। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं एक खेत है और वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक, और वहां पे अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं अवेलेबल है, तो वहां पे पानी नहरों के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये सब होता कैसे ये भी हम समझेंगे। ठीक, कि इरिगेशन होता कैसे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक बार बता चुके हैं इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों। दोबारा एक बार बहुत सिंपल लेवल से समझो, सिंपल से समझेंगे एडवांस तक समझेंगे। ठीक। एक केस स्टडी भी बनाई है कैनाल इरिगेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको इरिगेशन को देखने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, सब धीमे धीमे आराम से समझेंगे। इरिगेशन समझ में आ गया है? इरिगेशन का मतलब है खेतों को पानी देना इंसानों के द्वारा। बरसात हो रही है तो वो इरिगेशन नहीं है, अगर हम जाके पानी दे रहे हैं तो वो इरिगेशन है। अब इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक पॉइंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सबसे सिंपल पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलें चलें, बढ़ें और बड़ी हो और अनाज में कन्वर्ट हो जाएं तो आपको खेतों को पानी देना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। दूसरा पॉइंट है टू कंटिन्यू एग्रीकल्चर इन नॉन रेनी सीजंस। तुमने देखा होगा कि इंडिया में 12 महीने खेती चलती है, हर महीने खेती चलती है, और खेती करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इरिगेशन, फसलों को पानी देना। पर तुमने देखा होगा बरसात के जो मौसम है वो सिर्फ 3 ही, जून, जुलाई, अगस्त और ज्यादातर सितंबर। ठीक। तो बाकी मौसम में हम खेती कैसे करें? तो बाकी मौसम में भी अगर हमें खेती करनी है तो हमें
आर्टिफिशियली इंसानों के थ्रू खेतों में पानी पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है कि 12 महीने ओवरऑल थ्रू आउट ईयर खेती चल सके, इसलिए इरिगेशन करनी है। क्रॉप्स ग्रो कर सके, इसलिए इरिगेशन करनी है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया 70% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। आज भी 2025 में भी बहुत सारे डेटा ये बताते हैं कि भारत की 70% जनता आज भी अपनी डेली की कमाई के लिए किस काम पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, खेती पे डिपेंडेंट है। और तुमने इतनी देर में समझा कि खेती की जान क्या है, खेती की हर्ट क्या है, हार्टबीट क्या है? इरिगेशन। तो अगर इरिगेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, और एग्रीकल्चर जब नहीं हो पाएगा तो वो 70% जनता अपनी जॉब लूज कर देगी, है नहीं? उसके पास कोई काम नहीं बचेगा। और जॉब लूज करने का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम को लूज कर देना। और सोर्स ऑफ इनकम जब लूज होता है तो क्या लूज होता है? तो आदमी किस चीज का शिकार हो जाता है? पॉवर्टी का शिकार हो जाता है। पॉवर्टी का मतलब क्या है तुम्हारी नजर में? गरीबी। क्या होती है गरीबी? कैसी कंडीशन है, कैसी स्टेट है गरीबी? क्या है? पैसे ना हो और कुछ खरीदने की तक की हालत ना हो। गरीबी का सिंपल सा मतलब है कि जब आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं अरेंज कर पाए अपने लिए, और उसने आज जो खाना खाया, जब वो अनश्योर हो कि उसको नेक्स्ट मील कब मिलेगा, इस स्टेट को कहते हैं पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल अभी तुमने खाना खा लिया, अब तुम अनश्योर हो कि तुम शाम को खाओगे कि नहीं खाओगे, तो तुम्हारी स्टेट कैसी है? पॉवर्टी वाली स्टेट है। ठीक, अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन नहीं होगा तो 70% जनता अपनी नौकरियों को लूज करेगी, और नौकरी को लूज करने का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम को लूज करना। एंड व्हेन यू लूज सोर्स ऑफ इनकम, आप पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं, आप अनश्योर हो जाते हैं कि आप अगला मील खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अगर इरिगेशन की व्यवस्था किसी भी कारणवश कोलैप्स कर जाए तो 70% जनता इंडिया की बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीने लगेगी। समझ में आया कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? इरिगेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम गए खेतों में पानी लगा दिया। इरिगेशन का मतलब है 70% भारत की जनता को जिंदा रखना, ठीक, ताकि उनका डेली का काम चलता रह सके। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है? गुड इरिगेशन मींस गुड एग्रीकल्चर। जब अच्छी सिंचाई होगी तो अच्छा एग्रीकल्चर होगा। गुड एग्रीकल्चर मींस गुड फूड प्रोडक्शन। जब अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती किसको कहते हैं? जब खूब भारी मात्रा में अनाज पैदा होता है। गुड फूड प्रोडक्शन एंड दिस विल सेटिस्फाई द हंगर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। 140 करोड़ जनता की भूख ये एग्रीकल्चर मिटा देगा। अच्छा एग्रीकल्चर, पर अच्छा एग्रीकल्चर होगा कब? जब अच्छी इरिगेशन होगी। एंड नॉट क्रिएट सिचुएशन लाइक फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन, जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? खाने की कमी हो गई थी देश में, फूड क्राइसिस। ऐसा नहीं है कि रशिया में खेती या खेती की जमीनों की दिक्कत थी, हो सकता है उनका इरिगेशन की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि वो सारे खेतों में पानी पहुंचा के अनाज पैदा कर पा रहे होंगे, है ना? इसीलिए उस देश में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनी और क्रांति तक हो गई। तो देश में अगर स्टेबल माहौल चाहते हैं तो इरिगेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, ताकि फूड क्राइसिस जैसी समस्याएं ना आए। अगर खाने अनाज की दिक्कत हो जाएगी तो ये जो अनाज तुमको 10 रुपए का आलू मिल जाता है, 20 रुपए का टमाटर मिल जाता है, ये 200 रुपए 400 रुपए में मिलेगा। तो जिन लोगों की इनकम कम है, आय कम है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इरिगेशन को सिर्फ इतना मत समझना कि खेतों में पानी दे दिया। 70% जनता को जिंदा रखने का काम है इरिगेशन। ठीक, 70% जनता को एम्प्लॉयमेंट देने का काम नाम है इरिगेशन। ठीक, देश में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशंस को क्रिएट ना करने का तरीका है इरिगेशन। ठीक, एक लास्ट पॉइंट लिखा है, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक, एक प्रोसेस है, वो समझोगे तभी तुमको समझ में आएगा। 2 चीजें तुमको समझ में आई कि इरिगेशन क्या है और इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम्हारे दिमाग में एक इमेज क्लियर हो गई कि भैया सिर्फ खेतों में पानी देने का नाम इरिगेशन नहीं है, ये उससे कोई एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक, अब तुमको और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि तुमको समझ में आएगा इरिगेशन एक जेनरेशन को कैसे चेंज कर सकता है। कोई आइडिया है तुमको कि इरिगेशन एक पूरी जनरेशन कैसे चेंज कर सकता है? कि इतनी बड़ी चीज है इरिगेशन की, मतलब एक पीढ़ी बदल जाती है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इतना खास क्या है इरिगेशन? अब देखो, हम तुमको बताते हैं कि इरिगेशन, सबसे पहली चीज तो है कि इरिगेशन होता कैसे। ठीक, इरिगेशन क्या है समझ में आया, इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आई, इरिगेशन होता कैसे। सिंचाई करने के, खेतों को सींचने के 2 तरीके हैं। एक तरीके को कहते हैं प्रिमिटिव मेथड्स। प्रिमिटिव मेथड्स का मतलब होता है पुराने तौर तरीके। एक तरीके को कहते हैं
मॉडर्न टेक्निक्स मतलब कि नए तौर तरीके। ठीक, इरिगेशन करने के दो तरीके, सबसे पहला प्रिमिटिव मेथड्स, दूसरा मॉडर्न मेथड्स। अब हम लोग समझने जा रहे हैं प्रिमिटिव मेथड्स को। प्रिमिटिव मेथड्स का मतलब है कि पुराने तौर तरीकों से खेती कैसे होती है, खेतों में पानी पुराने तौर तरीकों से कैसे पहुंचाया जाता है। आज भी इंडिया में 90% खेतों में इरिगेशन प्रिमिटिव मेथड से ही होता है। ठीक, क्योंकि आज भी वो रेलिवेंट है। इंडिया अभी इतना एडवांस नहीं हो पाया है कि वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सके। ठीक, आज भी भारत के 90% खेत, अभी सामने वाले खेत का एग्जांपल भी देंगे, उसमें होगा इरिगेशन, तो तुम देखोगे कि वो एक प्रिमिटिव मेथड से ही खेत को सींचेंगे। हम अपने यहाँ के खेत का भी वीडियो बना के तुमको दिखाएंगे, उसमें भी जो खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं वो एक प्रिमिटिव मेथड ही है। मॉडर्न टेक्निक्स अभी हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनके बहुत सारे रीजंस हैं, वो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि क्यों हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि शायद कॉस्टली बहुत ज्यादा है या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि हम उसको अडॉप्ट कर सकें, किसान इतना अमीर नहीं है कि इसको अपने खेतों में लगा सके। ठीक, प्रिमिटिव मेथड्स में सबसे पहला मेथड है कैनाल इरिगेशन। क्या समझते हो कैनाल से? मतलब कि खेतों में पानी पहुंचाएंगे कैनाल्स के थ्रू, यही तो ना। खेतों में पानी पहुंचाने के मल्टीपल तरीके हैं, देखो बोर्ड पे, खेतों में पानी पहुंचाने के मल्टीपल तरीके हैं। पहले तरीकों को क्या कहा? प्रिमिटिव मेथड्स, पीएम लिख दिया। ठीक, दूसरे तरीकों को क्या कहा? मॉडर्न टेक्निक्स। प्रिमिटिव मॉडर्न टेक्निक्स की बात बाद में होगी, प्रिमिटिव मेथड्स की पहले होगी। प्रिमिटिव मेथड्स में एक तरीका है कैनाल, कि भैया एक काम करिए कैनाल्स बना दीजिए और कैनाल्स के थ्रू खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। कुछ जानते हो कैनाल्स के बारे में? वो एक छोटी नदियाँ। ठीक, और बताओ क्या जानते हो कैनाल्स के बारे में? बहुत मतलब एक नाले जैसी होती है, नाले का बड़ा आकार। हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि नाले का बड़ा आकार। अब एक चीज समझो, देखो, और फिर छोटे छोटे नाले बना के बहुत दूर तक पानी सप्लाई करते हैं। ठीक, तुमने लगभग सही बताया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये राजस्थान है। ठीक, तुमको पता है राजस्थान में थार डेजर्ट है। किस एरिया में थार डेजर्ट है राजस्थान के? इस वाले पोर्शन में। ठीक, ये वाला जो राजस्थान का पोर्शन है यहाँ पे थार डेजर्ट है। ठीक, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा? यहाँ पे थार डेजर्ट। दूसरा फीचर क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर 50 प्लस रहता है। ठीक, तीसरा फीचर क्या है कि यहाँ पे कोई भी रिवर्स नहीं। ठीक, सूखा एरिया है ये। तीसरी बात, चौथी बात तुमको अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। जब तक थार डेजर्ट है, टेम्परेचर 50 से ऊपर है, कोई नदियां नहीं है, तो बारिश भी नहीं होती, तभी तो सूखा है, नो रेनफॉल। ठीक, और पांचवा पॉइंट भी इसी से निकल आता है, जब रेनफॉल नहीं है अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होगा, है ना। अंडरग्राउंड वाटर वो पानी होता है जो धरती के नीचे पाया जाता है। तुमको बताया था कि वो बनता कैसे। जब बारिश होती है तो ये जो धरती की लेयर है, कुछ पानी इससे एब्जॉर्ब होकर अर्थ के नीचे चला जाता है, उसी पानी को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। पर यहाँ तो बारिश ही नहीं है, तो यहाँ पे नो अंडरग्राउंड UW, नो अंडरग्राउंड वाटर। ये कुछ 4-5 फीचर्स हैं इस जगह के थर्ड डेजर्ट वाले एरिया। पर एक चीज है कि यहाँ लोग तो रहते हैं। ठीक, अब समस्या क्या है उन लोगों के साथ? उन लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है। ठीक, क्योंकि कोई नदी ही नहीं, पानी लाओगे कहां से? कोई नदी बह रही है तो उससे पानी ले लो। चलो ठीक है, अब तुम कहोगे सर जहां हम लोग बैठे नदी तो यहाँ नहीं बह रही, यहाँ भी नहीं बह रही, तो हम लोग ने क्या किया है? हम लोग के पास अंडरग्राउंड वाटर है, तो हम लोग ने बोरिंग करा ली, उसमें मोटर लगा दिया, अर्थ के नीचे का पानी खींच के हमने टंकियों में भर लिया और टैप ऑन करते पानी आ जाता है। लेकिन इनके पास तो अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, तो ना अंडरग्राउंड वाटर है ना नदी। ठीक, तो ना पीने का पानी मिल पा रहा है, ना डेली काम करने का पानी मिल पा रहा है, ना खाना बनाने का पानी मिल पा रहा है, और खेती के लिए तो पानी बहुत दूर की बात है। ठीक, जब पीने का पानी नहीं है, रोज के काम करने का पानी नहीं है, खाना बनाने तक का पानी नहीं है, तो खेती के लिए तो बहुत पानी चाहिए ना, तो उसके लिए भी पानी नहीं होगा। पर अब गवर्नमेंट इन लोगों को देखेगी, और गवर्नमेंट का काम है ना इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यही तो गवर्नमेंट का बेसिक मोटिव है, सोशल वेलफेयर, जनता की समस्याओं का हल देना। अब जनता की इन समस्याओं को सरकार हल कैसे देगी? इन तक पानी कैसे पहुंचाएगी? इनके खेतों तक पानी कैसे पहुंचाएगी? बताओ। टैंक्स के थ्रू। कैसे? टैंक्स के थ्रू। कैनाल बनाए। कैनाल बना के कैसे बनाएगी कैनाल? अब तुमको बताएंगे कि कैनाल बनता कैसे। ये राजस्थान है, इससे ऊपर एक और स्टेट है पंजाब। ठीक, राजस्थान से ऊपर एक स्टेट है पंजाब। पंजाब में तुमने सुना होगा कि बहुत सारी नदियां बहती हैं। ठीक, लेट्स से मान लेते हैं पंजाब में एक नदी बह रही है,
ठीक, ये ऐसे। और इस नदी में बहुत पानी है, अच्छा खासा पानी है कि वो राजस्थान के थर्ड डेजर्ट की भूख प्यास को मिटा सकती है, इतना पानी इसमें अवेलेबल है। अब सरकारें क्या करती हैं, ये जो नदी बह रही है, तुमने एक वर्ड सुना होगा बैराज, सुना है? डैम सुना है? ठीक, डैम कह लो या बैराज कह लो, एक ही चीज होगी। ठीक, उसमें क्या होगा, ये जो नदी ऐसे बह रही है इसके ऊपर ऐसे गेट्स बना दिए जाते हैं, देखें ये नदी ऐसे बह रही है, इसके ऊपर ऐसे गेट्स बना दिए जाते ब्लॉक कर हैं। देंगे। ठीक, ये जो पानी ऐसे बह रहा है, इस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे गेट्स बना के। ठीक, अब क्या होगा, जब ये गेट्स बना लेंगे तो इस पानी को रोक सकते हैं ना यहाँ पे, या उसके फ्लो को धीमा और तेज कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे मान लो इन्होंने गेट बना लिया, ठीक, यहाँ पे इन्होंने इस नदी के ऊपर गेट बना लिया। अब क्या करेंगे, पानी यहाँ पहुंचाना है, ये लोग जमीन के किनारे 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 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर की एक नहर खोदेंगे। नहर लाइक बड़ी नाली, ये जो घर के बाहर नाली जाती है, इससे 10-20 गुना बड़ी नाली खोद दी जाएगी। ठीक, यहां तक। अब यहां पे पानी रोक लिया, अब इस पानी को किधर डाइवर्ट कर दिया, इस राजस्थान की तरफ, इस कैनाल में, इस नहर में। नहर हिंदी में है, कैनाल इंग्लिश में है। ठीक, इस कैनाल में पानी को डाइवर्ट कर दिया। तो जहां पे पानी अवेलेबल नहीं था, पानी वहां पहुंच गया, किसके थ्रू, कैनाल्स के थ्रू। तो कैनाल एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है कि जहां पे पानी नहीं है वहां तक भी पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, कैनाल्स करते हैं। ठीक, रिवर क्यों नहीं बोल सकते? इसे रिवर क्यों नहीं बोल सकते, रिवर नेचुरल होती है, कैनाल मैन मेड है, ये हमने बनता बनाया। नहीं पड़ता, मतलब नेचुरली फ्लो कर करके रिवर नेचुरली बनती है। ठीक, पहाड़ों से आई नेचुरली, उसने अपना रास्ता बना के बहती चली गई वो। ठीक, कैनाल जो है वो मैन मेड चीज है, इसीलिए हम उसको बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है। अब ये जो रास्ता हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक खोदा है, जो थर्ड डेजर्ट तक आया है, ये तो हमने बनाया है ना, जमीन के नीचे नीचे पूरा बनाया है, फिर उसमें सीमेंट का प्लास्टर किया होगा। नहरें देखी है ना, नहर देखी है ना, गांव में आती है, या यहाँ तुम्हारे लखनऊ में इंदिरा गांधी कैनाल है, वो क्या है कैनाल, शारदा के पानी को डाइवर्ट किया गया है ना लखनऊ की तरफ, है खींचा गया है। शारदा बहती है, हमारे उधर बहती है शारदा, फिर तुम्हारे इधर आती है शारदा, फिर शारदा के पानी को डाइवर्ट किया गया है लखनऊ की तरफ, किस कैनाल के थ्रू, इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू। ठीक, इंदिरा गांधी कैनाल नाम है ना, हाँ इंदिरा गांधी कैनाल के नाम शायद, इंदिरा गांधी कैनाल ही नाम है। ठीक, ये समझ में आ गया कैनाल क्या होता है। कैनाल एक मैन मेड चीज है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है रिवर के पानी को डाइवर्ट करने के लिए। समझ में आ गया, तो ये पहला तरीका है खेतों तक पानी पहुंचाने का। पहला तरीका कौन सा है, कैनाल्स। ठीक, अब कैनाल्स के बारे में और बात करते हैं। इरिगेशन समझ में आ गया क्या होता है। ठीक, इरिगेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। इरिगेशन करने के दो तरीके, प्रिमिटिव और मॉडर्न, मतलब खेतों तक पानी पहुंचाने के दो तरीके, या तो पुराने तरीकों से पहुंचा लो या नए तरीकों से पहुंचा लो। पुराने तरीकों में जो सबसे कॉमन तरीका है वो कौन सा है, कैनाल्स। कैनाल्स कैसे बनते हैं तुमने देख लिया, कैनाल्स क्या होते हैं तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैनाल की, जो इंडिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट कैनाल है और एशिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, राजस्थान और पंजाब वाले एरिया में। देखो ये पंजाब है, ठीक, ये जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हो ये पंजाब है, बाकी ब्लू और रेड सब भूल जाओ। ये पंजाब है, देखो लिखा हुआ है पंजाब। ठीक, ये जो नीचे है दूसरा स्टेट, इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान। पंजाब में दो नदियां थी, एक थी सतलज एक थी ब्यास। ठीक, एक सतलज एक थी ब्यास, इनमें अच्छा खासा पानी का फ्लो था। और राजस्थान का जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये है थर्ड डेजर्ट एरिया। ठीक, तुमने कुछ डिस्ट्रिक्ट सुने होंगे, जैसलमेर, बीकानेर सुना है। ठीक, वो यही सब एरियाज है। ठीक, ये थर्ड डेजर्ट के एरियाज है, ये अक्सर सूखे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं अवेलेबल था, जबकि पंजाब में सतलज और ब्यास बह रही थी, और इस पॉइंट पे आके सतलज और ब्यास मिल जाती, फिर आगे एक नदी के नाम से बहती है वो। ठीक, गवर्नमेंट ने एक चीज को नोटिस किया कि ये जो थर्ड डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है और अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं। क्यों अंडरग्राउंड वाटर नहीं, तुमको बता दिया क्योंकि रेनफॉल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक, कोई नदी भी नहीं बहती है, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, डेली की एक्टिविटीज के लिए पानी नहीं है, एग्रीकल्चर भी वो नहीं कर पा रहे। ठीक, उनकी लाइफ बहुत टफ है वहां पे। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डैम बनाते हैं, एक बैराज बनाते हैं। ठीक, इन दोनों नदियों के पानी के फ्लो को हम यहाँ रोकते हैं, जो रेड वाला पॉइंट है इस पे ऐसे रोक लेते हैं,
और इस पानी को हम यहाँ पे इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डाइवर्ट कर देते हैं। कोई गेस कर सकता है कि ये जो लेंथ है ये कितने किलोमीटर लंबी है? देखिए आप 650 किलोमीटर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर लंबी नहर है ये। समझ में आया? वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पीने तक का पानी नहीं अवेलेबल था, उन डिस्ट्रिक्ट्स तक पानी पहुंचाया इस नहर ने। नहर का नाम इंदिरा गांधी के इंदिरा नहर गांधी। में तो काफी गंदा पानी आता है। देखो, नहर में गंदा पानी आता है वो अलग चीज है। पहला क्या है कि जहां पे पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का काम क्या करती है? नहर। उसके बाद जब नहर से पानी पहुंच रहा है तो नहर को साफ करते रहना चाहिए रेगुलर, वो उसकी मेंटेनेंस का पार्ट है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ पानी पहुंचेगा कैसे? नहर के थ्रू, ठीक। अब नहर को साफ करना, गंदा पानी आएगा कि साफ आएगा, वो अलग प्रोसेस है, ठीक। सबसे पहले पानी पहुंचना चाहिए, साफ पहुंचेगा गंदा पहुंचेगा वो तो हम मेंटेनेंस हमारी डिपेंड करेगी ना, हम उसको कितना साफ कर रहे हैं, हम उसको कितना मेंटेन करके लेके आगे जा रहे हैं, उस हिसाब से पानी की क्वालिटी डिसाइड होगी, ठीक। तो इन स्टेट्स, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, राजस्थान के इन एरियाज में, थर्ड डेजर्ट वाले पोर्शन में पानी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। लोगों के पास बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं था। इंदिरा गांधी कैनाल के इस प्रोजेक्ट में 650 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई, जिसमें सतलज और ब्यास जहां पे मिलती हैं वहां पे एक बैराज या डैम बना के उस पानी को रोका गया और उस पानी को यहाँ राजस्थान डाइवर्ट किया गया, ठीक है। अब इस कैनाल का इंपैक्ट क्या रहा थर्ड डेजर्ट के लोगों के ऊपर, मतलब उनका जीवन कैसे बदल गया। तुमको हमने बताया ना कि इरिगेशन मात्र खेतों को पानी देना नहीं, इरिगेशन कैन चेंज अ एंटायर जेनरेशन। अब हम समझेंगे कि इसने पूरी जेनरेशन को कैसे चेंज किया। देखो, सबसे पहली चीज लिखी हुई है कि बिफोर कैनाल एंड आफ्टर कैनाल, कि कैनाल के पहले इस एरिया की क्या स्थिति थी और कैनाल के बाद इस एरिया की क्या स्थिति होगी। बिफोर कैनाल इन 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू वॉक माइल्स। 50 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को पानी लेने के लिए मीलों चलना पड़ता था। इस एरिया में जहां भी कुआं हो, ठीक, उस एरिया तक उनको माइल्स। तूने बहुत फोटो देखी होगी राजस्थान की महिलाओं की सर पे वो मटका रख के चलती हैं। क्यों चलती हैं? कभी इस बात को सोचो, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, राइट, इसीलिए वो मटका रख के चलती हैं, ठीक। फ्रॉम देयर फॉर देयर डेली सर्वाइवल, 50 डिग्री की तपती धूप में उनको मीलों चल के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी फॉर देयर डेली सर्वाइवल, ताकि उनका डेली सर्वाइवल हो सके। पानी तो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है ना। चलो नहाओगे दिन में एक बार, पर पियोगे तो है नहीं, खाना तो बनेगा ना। तो खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए, वाटर इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो उस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए मीलों चल के वो पानी का अरेंजमेंट करती है। पर आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल क्या चेंज आया? हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई, पर बहुत हद तक सॉल्व हो गई, ठीक। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाएगी वो प्रॉब्लम 100% कभी नहीं सॉल्व कर पाएगी, ठीक। वो प्रॉब्लम 20%, 30%, 40% से नीचे आएगी। कोई भी पॉलिसी अगर 50% सक्सेस हो जाती है तो वो पॉलिसी मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिसीज मानी जाती है, ठीक। कोई भी पॉलिसी तुमको 100% सॉल्व नहीं कर सकती है। 50% अगर उसने जनता की सहायता कर दी, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिसी। ये सिर्फ इंडिया में ही है सर। इंडिया में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। हर जनता को उस पॉलिसी के साथ लाना और उस पॉलिसी से मिला के काम करवाना एक टफ प्रोसेस है, ठीक। प्लस यहाँ की जो जनता है वो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने तो ऑर्डर दे दिया कैनाल बनाओ, ठीक। कैनाल बनवा कौन रहा है? सिविल सर्वेंट्स, इंजीनियर्स, वो सब भी तो करप्ट हैं, ठीक है। तो वो करप्शन, वो चीजें, वो देश प्रेम की कमी होना, तो वो सारी चीजें जो किसी के प्लान्स होते हैं उसको 50% से कम कर देते हैं, है नहीं। जैसे हम तुम्हारे क्लास में आए, खूब मन से पढ़ाएं, पर तुम लोग पढ़ो ना, तो जो हम सोच रहे हैं तुम्हारे लिए क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो दोनों लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जनता थोड़ी सी, समझते ही हो, ठीक, थोड़ी सी नहीं कि बहुत थोड़ी सी, ठीक है। आफ्टर द अराइवल ऑफ कैनाल वाटर रीच्ड होम्स, कैनाल के आने के बाद, इस नहर के आने के बाद हर घर तक पानी की व्यवस्था हो गई, ठीक। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन हॉट टेम्परेचर, जो बहुत ही तपती धूप में पानी इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी महिलाओं और बच्चों के ऊपर, वो समस्या लगभग सॉल्व हो गई। अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली सॉल्व, पर हाँ 50-60% से वो सॉल्व हो गई, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है, ठीक है। ये जो सॉल्व पूरी नहीं हुई, इसका मतलब क्या? मतलब कि कुछ जगह भी चलने वाली नहीं जा रहे। बिल्कुल जा रहे हैं। हो सकता हो वो कैनाल
अभी प्रॉपर तरीके से वर्क ना करता हो, या उस कैनाल में उन्होंने बताया कि जैसे गंदा पानी आता हो, उस कैनाल तो बना दिया, कैनाल की मेंटेनेंस गवर्नमेंट के थ्रू बहुत नहीं अच्छी है, तो वो पानी वो पीने में नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो जहां से वो पानी ला रहे थे पीने के लिए वो फिर भी वहीं जा रहे हैं कैनाल के बाद। समझ में आया? ठीक। दूसरी चीज क्या हुई, लैंड वॉज बैरन, कैनाल के पहले जो इस थार डेजर्ट की जमीन थी वो बंजर थी, बैरन। ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज मिनिमल, एग्रीकल्चर बहुत ही कम परसेंटेज पे होता था, एंड प्रॉब्लम्स लाइक फूड क्राइसिस वर नॉर्मल। जब एग्रीकल्चर नहीं होता था तो इस एरिया में प्रॉब्लम्स लाइक फूड क्राइसिस जैसी समस्याएं बहुत कॉमन थी। पर कैनाल के बनने के बाद क्या हुआ, बैरन लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। जो जमीन बंजर हुआ करती थी, नहर के थ्रू उसको पानी मिलने लगा, ये नहर जा रही थी। ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे लोगों के खेत थे, तो सबने नहर से, अजय ने बताया ना, छोटे छोटे नाले काट लेते हैं, इन नालों से खेतों तक पानी पहुंचने लगा। ठीक। तो खेतों को पानी मिलने लगा, तो जो जमीन बंजर हुआ करती थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, बैरन लैंड, वही बंजर जमीन कहते हैं, वो जमीन कन्वर्ट हुई कल्टीवेबल लैंड में। कल्टीवेबल लैंड का मतलब होता है ऐसी जमीन जिसपे खेती करी जा सके, कल्टीवेशन किया जा सके। ठीक। ड्यू टू अराइवल ऑफ वाटर, अर्लियर 1 लाख हेक्टेयर, जब कैनाल नहीं था तो खेती 1 लाख हेक्टेयर पे होती थी। जब कैनाल आ गया तो गेस कर सकते हो खेती कितने हेक्टेयर पे होने लगी होगी, 10 गुना, 10 गुना, डबल हुई, ट्रिपल हुई, 4 गुना हुई, कितनी हुई, 16। अरे नहीं, बताओ, प्रैक्टिकल नंबर जज करो। 10 लाख, 10 लाख हेक्टेयर खेती, बताओ 6 से 7 लाख, 17 लाख हेक्टेयर, 17 टाइम्स। ठीक। एक कैनाल की बनने की वजह से 1 लाख हेक्टेयर की जहां पे खेती हो रही थी वो खेती कितने में कन्वर्ट हो गई, 17 लाख। और तुम ये मत समझना कि ये सिर्फ नंबर है, जब 17 लाख हेक्टेयर पे खेती हुई होगी तो कितने किसानों को नौकरी मिली होगी, बहुत। कितने किसानों के घर चले होंगे, कितने किसानों ने खेती करके पैसे कमा के अपने बच्चों का एडमिशन कराया होगा, है नहीं? तो कैनाल सिर्फ खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, ये एक एंटायर जनरेशनल प्रोजेक्ट है। इसीलिए कल हमने तुमसे कहा था कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे रॉयल इंजीनियरिंग है। ये एक कैनाल का डेवलपमेंट किस इंजीनियरिंग के अंदर आता है, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के जो मॉडल्स हैं वो जनरेशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मॉडल डिजाइन कर सके, ये किसी सिविल इंजीनियर का ही तो आइडिया होगा, है ना, कि सिविल इंजीनियर से ही डिस्कस किया होगा कि भैया इन खेतों तक पानी पहुंचाएं कैसे, यहाँ तो ना नदी है ना अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसने कहा होगा लेट्स बिल्ड कैनाल्स। कैनाल्स का आइडिया किसी सिविल इंजीनियर दिया होगा। देखो कैसे जनरेशंस को चेंज कर रहा है। ठीक। तीसरी बात क्या है, बिफोर कैनाल पीपल माइग्रेट टू बिग सिटीज, क्योंकि पानी नहीं था, खेती नहीं हो पाती थी, तो लोग क्या करते थे, बड़ी सिटीज में माइग्रेट कर जाते थे, चले जाते थे नौकरी ढूंढने, डू ऑड जॉब्स टू अर्न अ लिविंग, और बहुत छोटी मोटी नौकरियां करते थे कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। ठीक। एंड स्पेंड लाइफ इन वेरी पुअर कंडीशन, और बहुत ही बुरी तरीके से जीवन बिताते थे, फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली, वो भी अपने परिवार से दूर रहकर। जब कैनाल आ गया, माइग्रेशन ऑफ पीपल रिड्यूस्ड एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग परमानेंट इन देयर विलेजेस। जो लोगों का माइग्रेशन था अपने गांव से बड़े शहरों की तरफ, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, रुक नहीं गया, रिड्यूस हो गया, और लोग अपने गांव में परमानेंट सेटल होने लगे। पहले बंजारों की तरह थे, आज यहाँ, कल किसी और शहर, परसों किसी और शहर, लेकिन अब उन्होंने अपने पक्के घर बना के वो थार डेजर्ट के एरियाज में सेटल होने लगे। क्यों? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी उनको मिल गई। जब उनको पानी की अवेलेबिलिटी मिल गई तो वो खेती करने लगे, और उस खेती से उनको क्या मिला, पैसा, स्टेबल इनकम सोर्स। और इसीलिए तो शहर जाते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, सिर्फ पानी की वजह से, और पानी जैसे ही आया उनको एक स्टेबल इनकम सोर्स मिला। देखो उनकी लाइफ इकोनॉमिकली भी चेंज हुई। समझ में आया? नहर सिर्फ नहर नहीं है, हर चीज को चेंज कर रही है। ठीक। लास्ट पॉइंट, कैनाल के, जब कैनाल आया तो पानी आया, वाटर केम। जब पानी आया तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया, जब एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया तो स्टेबल इनकम सोर्स बना लोगों को। ठीक। जब स्टेबल इनकम सोर्स बना तो वो परमानेंटली सेटल हो गए, उन्होंने दौड़ना भागना बंद कर दिया शहरों की तरफ। जब वो परमानेंटली सेटल हो गए, अब पहले लोग बाहर चले जाते थे, गांव खाली हो गए, लेकिन अब क्या हुआ, लोग सेटल हो रहे हैं परमानेंट, क्योंकि पानी है, खेती कर सकते हैं, खेती करके पैसे कमा सकते हैं। तो अब गांव का साइज इंक्रीज करने लगा, मकान बनने लगे पक्के वहां पे, गांव का एक्सपेंशन होने लगा। जब गांव का एक्सपेंशन होने लगा तो गवर्नमेंट इंटरफेयर्ड मोर, गवर्नमेंट ने उनमें इंटरफेरेंस स्टार्ट करी। सबसे पहली गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस क्या करी, कैनाल बनवा के। ठीक। सबसे पहले इंटरफेरेंस तो यही थी ना गवर्नमेंट की, कि एक काम करो भैया, इन्हें सबसे पहले पानी पहुंचाओ, तो कैनाल बनाया।
जैसे ही लोग कैनाल को यूज करके परमानेंटली सेटल हुए, गवर्नमेंट ने फिर से इंटरफेरेंस करी। क्या बनवाया? रोड्स। क्या बनवाया? क्या बनवाया? स्कूल्स। सो पीपल हु लिव्ड इन नोमैडिक लाइफस्टाइल, सो एक टाइम पे जो लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल यानी कि बंजारों की तरह जीवन बिताते थे, आज यहाँ कल कहीं परसों कहीं, ठीक, वो लोग वर नाउ सेटल्ड, अब वो सेटल हो जा चुके हैं विद गुड इनकम, एक अच्छी आय के साथ, एंड देयर नेक्स्ट जनरेशन आर गेटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन टू, और जो उनकी अगली आने वाली पीढ़ी है उनको हेल्थ और एजुकेशन भी मिल रही है, क्योंकि जब गांव बन गया तो अब गवर्नमेंट को पता है यहाँ पे गांव है तो उसे रोड, हेल्थ, स्कूल्स पहुंचवाने हैं, तो गवर्नमेंट ने वो भी बनवाए। जब लोग वहां रहने लगे तो बच्चे उनके स्कूल जाने लगे, उन्हें हेल्थ मिलने लगी, तो एक नहर की वजह से लोग सेटल हुए, उस सेटलमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने वहां पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स बनवाई, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी फैसिलिटीज भी मिल पाई, ऑल थैंक्स टू कैनाल। सारा क्रेडिट किसको जाता है? कैनाल को। अगर कैनाल नहीं होते तो वो कभी वहां पे परमानेंटली सेटल ही नहीं होते, ठीक। इरिगेशन का मतलब सिर्फ वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं है, इरिगेशन एक टूल है टू चेंज द एंटायर जनरेशन। समझ में आया कैनाल क्या है? कैनाल पुराने तरीकों में से एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं, और जब कैनाल के थ्रू खेतों में पानी पहुंचाया गया राजस्थान में, तो इतना बड़ा उसने चेंज किया। समझ में आया? ये इम्पैक्ट है कैनाल। तो एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है, एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है, इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है, एशिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। खेतों में पानी पहुंचे, खेतों में पानी पहुंचे, क्योंकि खेतों में पानी पहुंचेगा तो जनता सेटल हो जाएगी वहां। जब सेटल हो जाएगी, सबसे पहली चीज क्या है? जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास खुद का घर नहीं होता और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि तुम रेंट पे रह सको, तो तुम क्या यहाँ पढ़ने आते? नहीं आते ना। सबसे पहले शाम के खाने का जुगाड़ करते ना। तो सबसे पहली चीज क्या है? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक, कि आप ठहरे एक जगह। जब आप ठहरेंगे तो उसके बाद अगली चीजों को डेवलप करेंगे। तो लोगों को एक जगह ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, पैसे कमाने का जरिया देना पड़ेगा। पैसे कमाने का सबसे अच्छा जरिया भारत में कौन सा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या चाहिए? इरिगेशन कैसे होगा? कैनाल से बना दी, ठीक। तो कैनाल इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, राइट। कैनाल पुराने तरीकों में से सबसे पहला तरीका है खेतों तक पानी पहुंचाना। अब तुमको कैनाल का बेसिक मतलब समझ में आ गया ना? एक तरीका है कैनाल कि एक बहती रिवर पे एक डैम बना दिया और उसके पानी के फ्लो को मोड़ दिया जहां पे भी आप पहुंचाना चाहते थे, ठीक। और जब कैनाल के थ्रू ऐसी जगहों पे पानी पहुंचता है तो कितना बड़ा चेंज आता है वो भी तुमने देख लिया, ठीक। समझ में आ गया कैनाल क्या है? ठीक है, लिख लो इसको और तुम्हारे जो सवाल है वो पूछ लो। इसके दो तरह की होते हैं, आइडेंटिफिकेशन था एक कोई, वो आगे बढ़ेंगे कि कैनाल के टाइप्स क्या हैं, कैनाल के एडवांटेजेस क्या हैं, कैनाल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझो कि कैनाल क्या है, ठीक। कैनाल एक तरीका है जिसके थ्रू खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। कैनाल के थ्रू जब खेतों में पानी पहुंचता है तो वहां की जनता को ये इम्पैक्ट कितना कर सकता है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। ये तो पंजाब और राजस्थान का एक केस है ना, ऐसे तो इंडिया में हजारों केस होंगे ना। ये तो एक कैनाल की बात हुई ना, ऐसे इंडिया में हजारों केस हैं जहां पे कैनाल ने पूरी जनरेशन को चेंज किया है, ठीक। समझ में आया? तो कैनाल एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज है। देखो पढ़ाई दो तरीके से होती है, या तो तुम सीधे ऐसे समझ लो कि व्हाट इज कैनाल, कैनाल इज अ मैन मेड थिंग विच इज यूज्ड टू इरिगेट फील्ड्स, सिंपल, ठीक। या फिर तुम इस तरीके से पढ़ो कि डीपली समझो कि है क्या कैनाल और कैनाल का असर जनता के ऊपर कितना है। कल अगर तुम लेट्स से कहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनो, सांसद, विधायक, मंत्री, आईएएस, किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंचो, तुम्हारे हाथ में ये पावर आए कि तुमको यहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि अगर हम यहाँ पे कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहां की जनता पे कितना भारी इंपैक्ट उसका पड़ सकता है। तुमको दिख रहा है ना, जो लोग शहर जा रहे थे वो गांव रुक रहे हैं, जो लोग शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे वो गांव में अच्छी खेती कर रहे हैं, जिनको 50 डिग्री में धूप में पानी लेने जाना पड़ता था उनके घर में पानी आ रहा है, जिन लोगों की शाम का खाना भी तय नहीं था वो एक्स्ट्रा राशन बचा के बेच रहे हैं बाजारों में, जिनके बच्चों को पता नहीं था वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उनको स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ जैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं। किसकी वजह से मिल रही है? कैनाल की वजह से, क्योंकि कैनाल ने उनको बंजारों का जीवन खत्म करके उनको एक परमानेंट सेटल्ड जीवन दिया।
स्टेबल लाइफस्टाइल दी, तो जब तुम इतने पढ़े लिखे होगे और फिर उस पोस्ट या पोजीशन पे बैठोगे तो तुमको पता होगा कि एक कैनाल कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक, एक पूरी जनरेशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लिखो इसे,